मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज के व्याख्यान में जीन जैक्स रूसो पर विचार करेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो 3 दार्शनिक हैं, रूसो इसकी अंतिम कड़ी है। आपका स्वागत है। जीन जैक्स रूसो फ्रेंच था, जबकि हाफ्साल और लॉक दोनों ही अंग्रेज थे। हाफ्स और लॉक पर जिस प्रकार से ब्रिटिश तत्कालीन राजनीति का पूरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने उन राजनीतिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर के अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, ठीक इसी प्रकार से रूसो पर भी तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक सामाजिक दशा का पूरा प्रभाव पड़ा और उसने अपनी पुस्तक में, जिसमें उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसमें उसकी स्पष्ट छाप दिखने को मिलती है। उसकी जीवन पर थोड़ा सा विचार करें। उसका जन्म 1712 में हुआ था, उसकी मृत्यु 1718 में हुई। वह फ्रांस के एक खड़ी साज के घर में जन्म लिया था। उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हुई। वह आवारा व्यक्ति के समान घूमता रहा। 16 साल की आयु में वह घर छोड़ करके भाग गया। पेरिस आया और अगले 20 साल तक वह आवारा गर्दी का जीवन यापन करता रहा। जितने भी कुकर्म होते हैं, सभी प्रकार के उसने कुकर्म किए। इस बीच बड़े बड़े लोगों से उसका संपर्क हुआ। वस्तुतः डिलोन की एकेडमी ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। उस निबंध का शीर्षक था कि विज्ञान की उन्नति ने मानव जीवन को विकसित किया है या अवनति की ओर धकेला है। रूसो ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और उसे इसमें प्रथम पुरस्कार मिला। उसने इसमें निबंध में लिखा था कि विज्ञान की उन्नति ने मनुष्य के जीवन को अनैतिक बना दिया है, उसे अवनति की ओर प्रेरित किया है, जाने दिया है। इस निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिलने के बाद रूसो की लोकप्रियता बढ़ी और उसका संपर्क बड़े बड़े लोगों से हुआ। उसकी एक मित्र थी, उसने एक पेरिस के पास पेरिस से थोड़ा सा दूर एक कुटिया बना दिया। वह बिल्कुल निर्जल स्थान पर जंगल के एक प्राकृतिक वातावरण में उसने पुस्तकें लिखी और उसके पुस्तकों का विरोध हुआ फ्रांस में। फ्रांस से भागा वह जेनेवा गया। जेनेवा की सरकार ने उसको पकड़ने का आदेश दिया। वहां से जर्मनी गया, जर्मनी से भागा इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से भागा फिर फ्रांस आ गया और फ्रांस में उसने अपने अंतिम समय में अर्ध विक्षिप्त की अवस्था में रहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। ये रूसो के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसकी 3 पुस्तकें हैं। एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है एमिली, तीसरा है ली हेलोइस। ये उसकी 3 पुस्तकें प्रमुख हैं, जिसमें से सामाजिक समझौता जो ली कॉन्ट्रैक्ट सोशल, इसका फ्रेंच नाम है और इस पुस्तक में उसने सामाजिक समझौता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। एमिली शिक्षा विषय ग्रंथ है। तो उसके विचारों को देखें। सबसे पहले मानव स्वभाव की चर्चा करते हुए रूसो अपने विचारों को हाफ्स और लॉक के विपरीत रखता है। रूसो का यह मानना है कि प्रकृति मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी होता है, भोला होता है, शांत होता है। उसमें न तो बीते हुए कल के बारे में कोई पश्चाताप का भाव होता है, न ही आने वाले कल के लिए कोई योजना होती है। वह वर्तमान समय में मस्त रहने वाला प्राणी होता है। इसी को उसने नोबल सेवेज या उदात्त वनेचर का नाम दिया है। मतलब मनुष्य खुला होता है, वह शांत होता है, मूर्ख होता है, उसमें विवेक भावना नहीं होती। वह भावना युक्त होता है, निष्पाप होता है। वह अपने मन की करता है, जैसा उसको अच्छा लगे वही काम करता है। मतलब मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी होता है। यह विचार हाफ्स के विचारों के विपरीत है।
दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था वैसी ही होगी जैसा व्यक्ति होंगे। हाथ के समय में आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, मत्स्य की स्थिति प्रचलित थी। मनुष्य का जीवन असुरक्षित था, क्योंकि जैसा मनुष्य होगा उसी प्रकार से अवस्था होगी। यहाँ पर रूसो प्राकृतिक अवस्था को अच्छा इसलिए मानता है क्योंकि मनुष्य अच्छा होता है। तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में उसने 3 स्तरों की चर्चा की है। पहला स्तर है स्वर्ण युग। प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग था। वहां पर व्यक्ति सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग करता था। उसके जितने भी अधिकार थे सभी का वो उपभोग करता था। न आने वाले कल की चिंता थी, न और किसी प्रकार की योजना। वो वर्तमान में मस्त रहने वाला प्राणी था। और इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग था। दूसरा स्तर पर आता है संपत्ति की भावना। जैसे जैसे कला सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, व्यक्ति में व्यक्तिगत संपत्ति का भाव आया। उसने एक स्थान को घेर लिया और कहा ये मेरा है। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति ने दूसरे जगह को घेर लिया, कहा ये मेरा है। और वहां पर जब व्यक्तिगत संपत्ति की भावना आई तो वहां पर लोगों ने, जो शक्तिशाली थे, उन शक्तिशाली लोगों ने कमजोर व्यक्तियों से काम लेना शुरू हुआ। इस प्रकार से समाज का निर्माण हुआ, दास प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस संपत्ति की भावना ने लोगों के बीच में असमानता के बीज बोए और शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को शोषित करने लगा। और तीसरा स्तर होता है, और इन कारणों से जीवन असुरक्षित हो गया। गरीबी बढ़ी, दुख बढ़े, गरीबों पर अत्याचार होने लगे। और इस आधार पर रूसो कहता है बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर वापस लौटो। मतलब प्राकृतिक अवस्था का जो पहला स्तर है, जो रूसो के शब्दों में स्वर्ण युग था, उस स्वर्ण युग को प्राप्त करना ये रूसो के दर्शन का मौलिक तत्व है, मौलिक चिंतन है। और इस आधार पर रूसो कहता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सर्वत्र वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मतलब स्वतंत्रता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही कोई मनुष्य जन्म लेता है उसको स्वतंत्रता तत्काल प्राप्त हो जाती है। मतलब स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक और जन्मजात अधिकार है, लेकिन सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि समाज के जो नियम हैं, जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो कानून हैं, ये सभी चीजें मिलकर के व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, उसको बंधनों में जकड़ देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो रूसो कहता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को बंधन मुक्त किया जाए, उसको ऐसी स्वतंत्रता दी जाए जिसकी स्वतंत्रता को वह चाह रखता है। जो स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए वह उसको मिलना ही चाहिए। तो किस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जहां पर वह प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, यह देखना, यह इसकी स्थापना करना रूसो के दर्शन की मौलिक समस्या है। तो इस प्रकार से समाज के नियम प्रथाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर रहे हैं, और किस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जहां पर व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, इसके बारे में रूसो चिंतन करता है, मनन करता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसके बाद तीसरा स्तर आता है, तीसरा पॉइंट आता है उसका सामाजिक समझौता। मानव स्वभाव हुआ, मनुष्य अच्छा प्राणी होता है, प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, धीरे धीरे करके उसमें असमानता उत्पन्न होने लगी, जीवन असुरक्षित हुआ, लोग आपस में लड़ते झगड़ने, कटने मरने मारने लगे, जीवन असुरक्षित हुआ। परिणाम स्वरूप लोगों ने मिलकर के सामाजिक समझौता क्यों? जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। प्राकृतिक अवस्था में ये नहीं हो पा रही थी, जीवन असुरक्षित हो गया था, स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। तो इस जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्तियों ने मिलकर के समझौता किया। इस समझौते में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी स्वतंत्रता, अपना सब कुछ वह एक समूह को देता है, और उस समूह को या उस संगठन को नाम देता है सामान्य इच्छा। अभी सामान्य इच्छा के शब्द को ही मानिए, आगे चलकर की चर्चा होगी। तो वह अपनी समस्त शक्तियों को, अपनी पूरी क्षमताओं को सामान्य इच्छा के अधीन सौंप देता है, और वह अपने निजी अधिकारों से तो वंचित हो जाता है, लेकिन उसके बदले उसे सामाजिक अधिकार की प्राप्ति होती है।
व्यक्तिगत अधिकार का समर्पण करके वह सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है। हॉब्स कहता है लोगों ने आपस में समझौता किया और अपना सब कुछ लेवियाथन को सौंप दिया। लॉक कहता है लोगों ने दो समझौते किए, एक समझौते से समाज बना, दूसरे समझौते से राज्य बना। और लॉक कहता है कि तीन अधिकार छोड़ करके, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, इन तीन अधिकारों को छोड़ करके उन्होंने अपना सब कुछ शासक को सौंप दिया। तो शासक भी जिस प्रकार से समझौते से बंधा हुआ है, यहाँ तक जनता भी समझौते की शर्तों से बंधी है। रूसो कहता है लोगों ने अपने सभी व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण सामान्य इच्छा को कर देते हैं। सामान्य इच्छा समझिएगा समूह है, संगठन है, समाज है, और इसके बदले में व्यक्तियों को निजी अधिकार के स्थान पर सामाजिक अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। तो वह अधिकारों का समर्पण करता है, सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति होती है और पूरे समाज में समानता की स्थापना होती है। और इसके स्थान पर इसके बाद रूसो कहता है कि जब वह सामान्य इच्छा का सदस्य बन जाता है, इसको समग्र रूप में राज्य कहते हैं। जब यह क्रियाशील होता है उसको हम संप्रभु कहते हैं। जब इसकी तुलना दूसरे संगठनों से की जाती है तो इसको हम शक्ति कहते हैं। उस सामान्य इच्छा के सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से जनता का नाम दिया जाता है और व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नागरिक के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए, चीज एक है, उसका स्वरूप अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग नाम। समग्र रूप में इसको राज्य कहते हैं, क्रियाशील होने पर इसको संप्रभु कहते हैं, तुलना करने पर शक्ति की संज्ञा दी जाती है, सामूहिक नाम इसका जनता होता है और उनको व्यक्तिगत रूप से नागरिक के नाम से संबोधित किया जाता है। इस सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताओं की चर्चा रूसो ने की। पहली विशेषता है सुरक्षा। सामाजिक समझौता करके व्यक्ति सुरक्षा की प्राप्ति करता है। जिस स्वतंत्रता का उपभोग वह प्राकृतिक अवस्था में नहीं कर पा रहा था, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, जीवन की रक्षा प्राप्त करने के लिए वह समझौता करता है। दूसरी चीज, अधिकारों का वह समर्पण कर देता है और इसके स्थान पर सामूहिक या सामाजिक अधिकार की प्राप्ति करता है। तीसरी चीज, स्वतंत्रता। एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना रूसो करना चाहता है जिसमें वह सदस्य होकर के अपनी स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपभोग कर सके। वास्तविक स्वतंत्रता व्यक्ति को किस प्रकार से प्राप्त हो, ये रूसो इसके बारे में इसकी आवश्यक व्यवस्था करता है। चौथी चीज, सामान्य इच्छा की सर्वोच्चता। सामान्य इच्छा कोई एलिगेंट चीज नहीं है, वह सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके अधीन सब कोई है। सामान्य इच्छा की सर्वोच्चता की वह स्थापना करना चाहता है। चौथा है संप्रभु राज्य का निर्माण। और इस प्रकार से जब व्यक्ति आपस में मिलकर के समझौता करते हैं, सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं, सामान्य इच्छा का संगठन करते हैं, तो सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करने के लिए एक सरकार की स्थापना की जाती है। उस सरकार का काम है कानूनों का निर्माण करना। कानून का निर्माण तो सामान्य इच्छा के द्वारा होता है। उन कानूनों को क्रियान्वित करना और उन कानूनों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करना। मतलब सामान्य इच्छा कानूनों का निर्माण करेगी, सरकार का काम है कानूनों का क्रियान्वयन और दंड विधान की व्यवस्था करना। ये सामाजिक समझौता की विशेषता है। अब देखें सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा रूसो के विचारों का केंद्रीय तत्व है और इसी सामान्य इच्छा के कारण रूसो की कुछ फर्क होती है। सामान्य इच्छा क्या है? रूसो कहता है व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छाएं होती है। एक को कहते हैं स्वार्थपूर्ण इच्छा, दूसरे को कहते हैं आदर्शिक इच्छा। स्वार्थपूर्ण इच्छा यह स्वार्थगत होती है, संकीर्ण होती है, परिवर्तनीय होती है। जैसे व्यापारियों के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने की इच्छा, यह स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है। जैसे परीक्षा में परीक्षार्थियों के द्वारा नकल करने की इच्छा, यह स्वार्थपूर्ण इच्छा है। और यह संकीर्ण, यह स्वार्थगत इच्छा होती है। परीक्षा में नकल करना जो है स्वार्थगत इच्छा होगी। संकीर्ण इच्छा होगी, परिवर्तनीय इच्छा भी होगी। इसमें परिवर्तन हो सकता है, जैसे परिस्थिति आई उसी प्रकार से परिवर्तन कर देंगे, तो यह स्वार्थगत इच्छा होगी।
दूसरी इच्छा है आदर्श इच्छा, रियल विल। रियल विल क्या है? यह विवेक और ज्ञान से युक्त होता है, सामाजिक हित पर आधारित होता है। विवेक और ज्ञान पर आधारित, सामाजिक हित पर आधारित होता है। जैसे किसी भी परिस्थिति में नकल न करने की परीक्षार्थियों की इच्छा, ये आदर्श इच्छा मानी जाएगी। जैसे प्रत्येक परिस्थिति में व्यापारियों के द्वारा शुद्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय करने की इच्छा, यह आदर्श इच्छा मानी जाएगी। तो जो आदर्श इच्छा होती है वो परिवर्तनीय नहीं होती, स्थायी। अब रूसो सामान्य इच्छा को परिभाषित करते हुए कहता है कि सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का निचोड़ है। समस्त प्रकार की आदर्श इच्छाओं को यदि हम मिला देते हैं, उसके निचोड़ को रूसो सामान्य इच्छा का नाम देता है। मतलब सामान्य इच्छा व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है। उदाहरण, जैसे एक परीक्षार्थी नकल करने की सोचता है। जब उसके नकल करने के बारे में सोचता है, नियम यह है कि जो परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। तो वह तत्कालीन व्यवस्था के विपरीत आचरण करने के बारे में सोचता है। तो जब उसके मन में ये विचार आया कि मुझे कल की परीक्षा में नकल करना है, उस समय से लेकर के उसने नकल तैयार किया। नकल को कहाँ रखूंगा, उसने पूरी प्लानिंग की। परीक्षा के दिन परीक्षा वहां पर पहुंचा, परीक्षा शुरू हुई, वह नकल करना शुरू करता है। देखिए, जब उसके मन में पहला विचार आया कि मुझे अगली परीक्षा में नकल करना है, तब से लेकर के परीक्षा में नकल करने और पकड़े जाते के पहले तक उसके मन में ये विचार 1 मिनट के लिए भी जरूर आया होगा और आता होगा कि नकल करना दंडनीय अपराध है। जब दंडनीय अपराध है और उसको जब नकल करते हुए पकड़ लिया जाता है, उसको दंडित किया जाता है, मतलब उसको उस पर अपनी ही इच्छा को लागू किया जाता है। देखिए, नकल करना दंडनीय अपराध है। व्यक्ति खुद सोचता है, उसकी आदर्श इच्छा नकल करना दंडनीय अपराध है, लेकिन उसका स्वार्थपूर्ण इच्छा कहती है कि इस समय मैं तैयारी नहीं कर पाया हूं, पढ़ाई नहीं कर पाया हूं, कल की परीक्षा में मुझे नकल करना है। नकल करना स्वार्थपूर्ण इच्छा है और नकल न करना उसकी अपनी आदर्श इच्छा है। तो जब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है तब वह स्वतंत्र होता है। जब दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करता है, व्यक्ति परतंत्र होता है। उसकी अपनी इच्छा क्या है? नकल नहीं करना चाहिए। लेकिन परतंत्र कब हुआ? जब वह नकल करने की इच्छा करता है, नकल करता है, नकल करते हुए पकड़ा जाता है। मतलब नकल करते हुए पकड़ा जाना वह स्वतंत्रता का जब उल्लंघन किया तो उसको दंडित करने का मतलब है कि उसकी अपनी इच्छा जो सामान्य इच्छा के अनुरूप है, उसकी अपनी इच्छा को उस पर लागू किया जाता है। इस प्रकार से उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है। मतलब जब स्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित होता है वो परतंत्र होता है, जब आदर्श इच्छा से प्रेरित होता है वह स्वतंत्र होता है। नकल करते हुए पकड़ा जाना यह स्वतंत्रता का उचित उपयोग है। पकड़ना और उसको दंडित करना मतलब उसको स्वतंत्रता दे देना, यह है आदर्श, यह है पुरुषों की सामान्य इच्छा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यह आदर्श इच्छाओं का निचोड़ है, इसका पालन अनिवार्य है। सामान्य इच्छा का पालन प्रत्येक व्यक्ति करने के लिए बाध्य होगा। कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की आदर्श इच्छा का निचोड़ है यह। इसी से पूरे समाज का, पूरे राज्य का हित होता है और इसका जब पालन करता है तब व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्र होता है, क्योंकि सामान्य इच्छा को उस पर थोपी गई चीज नहीं है। यह उसकी अपनी आंतरिक आवाज है, यह उसकी अपनी आदर्श इच्छा है और आदर्श इच्छाओं का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आदर्श इच्छा उसकी अपनी इच्छा होती है। इसमें समाज का हित का तत्व विद्यमान रहता है। वह अकेला नहीं रहता, वह समाज का एक अंग होता है, समाज का एक अविभाज्य अंग होता है। इसलिए उसको समाज के हित में सब काम करना चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए। और
रूसो कहता है यह सामान्य इच्छा तीन दृष्टि से सामान्य है। एक उद्गम की दृष्टि से, क्योंकि यह सबकी सहमति इसमें प्राप्त होती है। दूसरा है क्षेत्र की दृष्टि से, यह सभी नागरिकों से संबंधित होता है। कोई व्यक्ति इसके परिधि से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, प्रत्येक व्यक्ति इसके अधीन होता है। और तीसरा इसका ध्येय की दृष्टि से, क्योंकि यह समाज के अनुकूल होता है। तो उद्गम की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, ध्येय की दृष्टि से सामान्य इच्छा सामान्य होती है। फिर है विशेषताएं, सामान्य इच्छा की विशेषताएं। पहला है एकता। सामान्य इच्छा एक होती है, दो नहीं हो सकती, एक से अधिक नहीं हो सकती। ये युक्ति संगत होती है, तर्क बुद्धि से युक्त होती है, इसमें सामान्य इच्छा में हमेशा एकता ही होती है। सामान्य इच्छा के बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकते। दूसरी चीज स्थायित्व, एक बार जो निर्णय ले लिया वह स्थायी हो गया, उसके बारे में कोई मतभेद नहीं होंगे, कोई तर्क वितर्क नहीं होगा। तीसरी चीज औचित्य युक्त है, सामान्य इच्छा हमेशा औचित्य युक्त होता है, मतलब गलत नहीं होता, हमेशा सही होता है। चौथा है संप्रभुता, सामान्य इच्छा में संप्रभुता का निवास होता है, और जहां संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होगी, संप्रभुता सर्वोच्च होगी, अपरिमेय होगी, अविभाज्य होगी, सर्वोच्च होगी, निरंकुश होगी, प्रत्येक व्यक्ति उसका पालन करेगा। चौथी है अप्रतिनिध्यात्मकता, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अप्रतिनिध्यात्मकता, रूसो कहता है इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या है? देखिए, आपको किसी ने कहा कि ये सामान लेकर आओ, उसने सब चीजें बता दिया कि ऐसी ऐसी होगी, ये होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, पूरा उसने बता दिया और कहा ये मार्केट जाओ, ये सामान लेकर के आओ। आप मार्केट जाते हैं, 400 दुकान देखते हैं, दुकान से आकर के वो सामान खरीद के ले आकर उसको देते हैं, लेकिन वह उसको पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, और आप जो भी खरीद के लाएंगे, जो भी सामान लाएंगे, वह उसको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए रूसो कहता है इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। भले ही वह यदि खुद जाता तो इससे और भी बेकार सामान लाता। आपने 4 दुकान घूम करके बढ़िया से बढ़िया सामान लाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अंतिम रूप में वह आपकी चीज को नापसंद करता है। मतलब सामान्य इच्छा का मतलब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसके बाद अप्रतिनिधात्मकता का यह भी अर्थ हुआ कि रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पक्षधर है। वह प्रतिनिधि प्रजातंत्र, जिसे हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं, उसका समर्थन नहीं करता। वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का हिमायती है, मतलब राज्य की जनसंख्या कम होनी चाहिए, जहां और एक ऐसी सरकार की स्थापना होनी चाहिए जहां पर प्रत्येक व्यक्ति वहां पर उपस्थित हो सके, प्रत्यक्ष रूप से वह उपस्थित हो सके। फिर है पालन की बाध्यता। एक बार सामान्य इच्छा का निर्धारण हो जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति उस चीज का पालन करने के लिए बाध्य होगा। और इच्छा राज्य का आधार, मतलब राज्य का आधार, मूल आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है। इसी से प्रेरित होकर के आगे चल करके T.H. ग्रीन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। इसका मूल बीज ग्रीन को रूसो के विचारों में प्राप्त हुआ। इसके बाद सामान्य इच्छा और जनमत। क्या जनमत सामान्य इच्छा है? जनमत सामान्य इच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी प्रकार से सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति। सर्वसम्मति सामान्य इच्छा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मान लीजिए 1000 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं। स्वाभाविक है, विद्यार्थी की प्रवृत्ति होती है कि परीक्षा में हमको नकल करने का अधिकार मिलना चाहिए, नकल करने की सुविधा होनी चाहिए, हम नकल करेंगे। मान लीजिए सबके सब विद्यार्थी एक स्वर से कहते हैं कि हम नकल करेंगे, तो सर्वसम्मति होने के बावजूद भी परीक्षा में नकल करना सामान्य इच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से क्या सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा है?
मान लीजिए 1000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, 999 विद्यार्थी कहते हैं परीक्षा में नकल करेंगे, एक विद्यार्थी कहता है परीक्षा में नकल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की इच्छा सामान्य इच्छा मानी जाएगी, क्योंकि सामान्य इच्छा वह इच्छा है जिससे पूरे समाज का हित होगा। अभी गौर करिए, अभी 2022 की वार्षिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, और ऐसे भी विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिन्हें उस विषय का ABCD नहीं मालूम, और उन्हें परीक्षा में 70-80% तक अंक प्राप्त हो जाएंगे। जब ऑनलाइन परीक्षा की बात हुई, कुछ विद्यार्थी बहुत ही उछलने लगे, बहुत खुश हो गए, चलो बहुत बढ़िया हुआ, डिग्री मिल जाएगी। लेकिन डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन आगे चल करके आप किसी परीक्षा में सम्मिलित होकर के उत्तीर्ण हो पाएंगे क्या किसी नौकरी यदि आपको मिल भी गई तो क्या आप उस नौकरी से संबंधित दायित्वों को पूरा कर सकेंगे? क्यों? स्वार्थगत इच्छा। स्वार्थगत इच्छा से व्यक्ति का तात्कालिक लाभ होगा, स्थायी लाभ नहीं होगा। न व्यक्ति का स्थायी लाभ होगा, न समाज को स्थायी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से सामान्य इच्छा सर्वसम्मति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसी प्रकार से सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा हो सकती है, बहुमत की इच्छा नहीं भी हो सकती। यह एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है। और सामान्य इच्छा विधि निर्माण, सामान्य इच्छा जैसी होगी उसी प्रकार से सरकार का काम है विधियों का निर्माण करना। जैसे सामान्य इच्छा चाहेगी उसी प्रकार से आपको कानून बनाना पड़ेगा, कानून क्रियान्वित करना पड़ेगा, और दंड विधान भी आपको करना पड़ेगा। मतलब सरकार का काम है सामान्य इच्छा के अनुरूप कानूनों का निर्माण करना, कानूनों को क्रियान्वित करना और दंड विधान करना। यह है रूसों की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। मतलब सामान्य इच्छा मतलब जनता की अपनी आदर्श इच्छा, एक ऐसी इच्छा जिससे पूरे समाज का, व्यक्ति का हित हो, वास्तविक हित होना चाहिए। नकल करने से तात्कालिक हित हो सकता है। एक व्यापारी खाद्य पदार्थ में मिलावट करके ज्यादा पैसा कमा सकता है, तात्कालिक हित उसका हो सकता है, लेकिन अंतिम रूप में उसका हित उससे नहीं होगा। तो ऐसी इच्छा जिससे व्यक्ति का, समाज का वास्तविक हित हो, उसे सामान्य इच्छा का नाम दिया गया है। अब जरा आलोचना देखें। अस्पष्ट निर्धारण संभव नहीं है, सामान्य इच्छा का निर्धारण करना संभव नहीं है। कैसे? जैसे विद्यार्थियों का हमने उदाहरण दिया नकल करने का। क्योंकि विद्यार्थियों के ऊपर समाज है, पालक हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि नकल करना अपराध है। लेकिन जब एक राष्ट्र के स्तर पर यह बात आती है तो हम सामान्य इच्छा किसे कहेंगे? जैसे पाकिस्तान आए दिन हमारे देश में आतंकवादी भेज रहा है, वो भारत में आते हैं, बम विस्फोट करते हैं, सब तमाम प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, लोगों की हत्या करके तमाम चीजें। पाकिस्तान आए दिन हमको छेड़ रहा है। इसके बारे में राष्ट्र की सामान्य इच्छा क्या होगी? क्या भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए? यह सामान्य इच्छा होगी? कह नहीं सकते। यह सामान्य इच्छा, देश की सामान्य इच्छा क्या होगी? क्या पाकिस्तान को परास्त कर दिया जाए? क्या पाकिस्तान को समाप्त कर दिया जाए? आप किस इच्छा को सामान्य इच्छा करेंगे? तो जहां छोटे लोग होंगे उनके ऊपर सामान्य इच्छा को थोपा जा सकता है, तो उनको मानना पड़ेगा, इसी से समाज का हित होगा। लेकिन जब राष्ट्र की स्थिति की बात होती है तो वहां पर सामान्य इच्छा का वास्तविक निर्धारण करना संभव नहीं। दूसरी चीज, शासन की मनमानी। शासन की मनमानी एक महत्वपूर्ण चीज है। शासन कहता है हम सामान्य इच्छा के अनुरूप काम कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा? यह पता नहीं चलता। लेकिन शासन सामान्य इच्छा के आड़ में जनता पर अत्याचार करता है। गौर करिए, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की।
कुछ अन्य बातें होगी। तो श्रीमती गांधी के मन में विचार आया कि देश में आपातकाल की घोषणा करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित कर दिया जाए। रात को वो राष्ट्रपति के पास गई, राष्ट्रपति ने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई। सवेरे 8 बजे, रात को 12 बजे राष्ट्रपति ने आपातकाल को लागू कर दिया। अगले दिन सवेरे 8 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर स्वीकृति दी गई। इसके थोड़े से दिन के बाद संसद की बैठक बुलाई गई, संसद के दोनों सदनों ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। और जब किसी प्रस्ताव को, कोई संकल्प को संसद स्वीकृति दे देती है, मतलब उसे हम राष्ट्र की इच्छा कहते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति की इच्छा, श्रीमती गांधी की इच्छा, आपातकाल लागू करने की इच्छा, हम क्या कहेंगे? हम कानूनी रूप से कहेंगे कि यह आपातकाल की घोषणा की इच्छा पूरे देश की सामान्य इच्छा थी। देखें, क्या हम इसे सामान्य इच्छा कहेंगे? परिणाम क्या होगा? 3 साल तक, लगभग 19 महीने तक आपातकाल लागू रहने के बाद जब चुनाव हुए तो पूरी जनता ने एक स्वर से आपातकाल की व्यवस्था का विरोध किया और उसने एकदम से उस शासक को, उन शासक वर्गों के लोगों को उन्होंने चुनाव में परास्त कर दिया। मतलब हमेशा शासक मनमानी तो कर सकता है, इसकी आड़ में कि इस पर जनता की इच्छा, जनता की सहमति प्राप्त है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत होती है। तीसरी चीज, निरंकुशता। यहां पर निरंकुशता थोड़ा सा देखिएगा। रूसों की सामान्य इच्छा के बारे में यह कहा जाता है कि रूसों की सामान्य इच्छा हाफ्स का लेवियाथन है, जिसका सिर काट डाला गया है। मैं रिपीट करता हूं, रूसों की सामान्य इच्छा हाफ्स का लेवियाथन है, जिसका सिर काट डाला गया है। इसका अर्थ क्या है? जब रूसों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक पहली बार प्रकाशित किया था 1761-62 में, तो उसमें उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पे एक फोटो छापा था, वैसा ही फोटो जैसा लेवियाथन के मुख्य पृष्ठ में छापा गया था। लेकिन लेवियाथन के मुख्य पृष्ठ पर छपा फोटो और रूसों के पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर छपे फोटो में एक अंतर था। अंतर क्या था? लेवियाथन का पूरा चित्र हाफ्स की पुस्तक में छपा था और लेवियाथन का पूरा चित्र, सिर को छोड़ करके, इस एक सिर को छोड़ करके शेष पूरा भाग रूसों ने अपनी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर छापा था। तात्पर्य क्या है? लेवियाथन जितना निरंकुश है, उतना ही निरंकुश सामान्य इच्छा भी है। निरंकुशता में दोनों एक दूसरे से 19 या 20 नहीं है, लेकिन लेवियाथन और सामान्य इच्छा के निरंकुशता में एक फर्क, एक ही सबसे बड़ा फर्क यह है कि लेवियाथन एक व्यक्ति है, सामान्य इच्छा पूरा समाज है, इसलिए उसका सिर कटा हुआ दिखाया गया है। तो निरंकुशता में लेवियाथन हो चाहे सामान्य इच्छा हो, दोनों किसी से कम नहीं है, लेकिन लेवियाथन एक व्यक्ति की निरंकुशता है, जबकि रूसों की निरंकुशता पूरे समाज के ऊपर निरंकुशता है। तीसरी चीज, चौथी चीज, बड़े राज्यों का अनुकूल। स्वाभाविक है, रूसों प्रतिनिधि बड़े राज्यों का विरोध करता है, तो रूसों के विचार छोटे छोटे राज्यों के लिए अच्छे हो सकते हैं, क्रियान्वित किए जा सकते हैं, बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। फिर प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विरोध। अभी मैंने स्पष्ट किया कि इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। आप किसी भी प्रकार से व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप उसकी इच्छा के अनुसार पूरा हर काम नहीं कर सकते। तो रूसो कहता है इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि ऐसे करके हम व्यवस्था करेंगे तो किसी भी देश का शासन संचालन करना संभव नहीं हो पाएगा। रूसो कुछ हजार तक राज्य की जनसंख्या को निर्धारित करना चाहता है, जबकि हजार वाली जनसंख्या, 1000 तक की जनसंख्या वाले देशों की संख्या दुनिया में गिने चुने हैं, बाकी तो सब देश करोड़ों के ऊपर है। फिर है एकांगी,
मानव व्यवस्था, मानव सभा को उसने काव्य चित्रण किया। हाफ मनुष्य को बुरा कहता है, रूसो व्यक्ति को बहुत बढ़िया कहता है। दोनों ही विकलांगी विचार हैं। फिर काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, इसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, इसकी वास्तविक प्रमाण हमको नहीं मिलते। फिर है निर्माण नहीं, राज्य एक निर्मित संस्था नहीं है, विकसित संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। इस प्रकार से सामाजिक समझौता के जो तीनों विचारक यह कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है। इसके बाद अचानक समझौता कैसे, जो व्यक्ति कल तक आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, काट रहे थे, अगले दिन सवेरा होते ही लोगों के मन में अचानक कैसे विचार आ गया कि चलो हम लोग मिलकर समझौता कर देते हैं, एक व्यवस्था की स्थापना करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। यह अचानक समझौता हो नहीं सकता, यह कपूर कल्पना है। इस प्रकार से रूसों की इन विभिन्न आधारों पर कल्पना आलोचना की जाती है। अब देखिए जरा रूसों के मतों के बारे में। रूसों के विचारों में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और प्रजातंत्रवाद, चारों प्रकार के विचारधारा इसमें होती है। रूस के विचारों में हम देख सकते हैं, जैसे व्यक्तिवाद। व्यक्ति रूसो कहता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सर्वत्र वह बंधनों से जकड़ा हुआ है, तो व्यक्ति को महत्व देता है। फिर प्राकृतिक दशा में वह स्वर्ण युग का उपयोग करता था। उसके स्वतंत्रता रूसों के विचारों का मूल आधार है और समझौता व्यक्तियों ने किया है। ये चार चीजें रूसों को व्यक्तिवादी दार्शनिक सिद्ध करते हैं। दूसरी चीज समाजवाद। रूसो समाज को महत्व देता है। लोगों ने मिलकर के समझौता किया, समाज की स्थापना की, सामान्य इच्छा का संगठन किया, अपने अधिकारों का समर्पण किया, व्यक्तिगत अधिकार छोड़ करके व्यक्तिगत अधिकारों को समर्पण करके उन्होंने सामूहिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त किया। जो समाज को महत्व देता है वह समाजवाद कहलाता है। तो इस प्रकार से समाज को महत्व देता है। व्यक्तिगत संपत्ति से असमानता आई, क्योंकि संपत्ति रूपी सांप ने प्रवेश किया, लोगों को भी असमानता आई और इस प्रकार से वह शोषण का विरोध करता है। ये तीन चीजें रूसों को समाजवादी विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। तीसरी चीज है निरंकुशतावाद। रूसों की सामान्य इच्छा, हाब्स का लिव्याथन किस तरह से काट डाला गया है, मतलब रूसों की सामान्य इच्छा उतना ही निरंकुश है जितना लिव्याथन है। तो हाब्स और रूसो दोनों ही निरंकुशता के मामले में कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन हाब्स एक व्यक्ति की निरंकुशता स्थापित करता है, रूसो पूरे जनता पर निरंकुशता को स्थापित करता है। और उसके लिव्याथन से तुलना की जाती है अधिकारों का समर्पण। व्यक्ति अपना समस्त अधिकारों का समर्पण कर देता है, उसको मिलता है या नहीं मिलता कोई भरोसा नहीं। और चौथा है प्रजातंत्रवाद। वह लोकप्रिय सरकार, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, समानता और लोक कल्याणकारी का समर्थक है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करने के नाते आगे चल करके जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, प्रारंभिक सभाएं, ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके कुछ देशों में लागू हुई। स्विट्जरलैंड में तो अभी भी लागू है। अंत में सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में यही कहा जा सकता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो तीन विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने मोटे तौर पर समान विषयों के बारे में अपनी बातें कही हैं, जैसे मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था की स्थिति, प्राकृतिक अवस्था समाप्त होने के कारण और उनके द्वारा फिर समझौता, उसके बाद राज्य का निर्माण। इन पांचों बिंदुओं के बारे में अलग अलग बातें इन तीनों विचारकों ने कही हैं और उन्होंने यह माना है कि राज्य एक प्राकृतिक वस्तु नहीं है, अपितु समझौते का परिणाम है, अर्थात राज्य एक कृत्रिम वस्तु है। जहां तक सामाजिक समझौता सिद्धांत के मूल्यांकन का प्रश्न है, आज की तारीख में सामाजिक समझौता सिद्धांत पूरी तरह से असत्य साबित हो चुका है। लेकिन विचार होते हैं, विचार कभी सड़ते नहीं हैं। इन विचारों ने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया। इसलिए ये तीनों विचारकों के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सिद्धांत का महत्व बढ़ जाता है।
जैसे हॉब्स ने लेवियाथन का प्रतिपादन किया। उस समय इंग्लैंड में जो गृह युद्ध की स्थिति थी और जो सामाजिक स्थिति वहां पर स्थापित हो गई थी, उन चीजों को हॉब्स ने खुद भोगा था। तो उसने इस प्रकार की अव्यवस्था को, अराजकता को दूर करने के लिए यही एक उपाय माना कि जब तक राज्य में निरंकुश शासन की स्थापना नहीं होगी तब तक देश में शांति व्यवस्था की स्थिति नहीं होगी, स्थापित हो सकती और व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता। सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। जब हॉब्स ने निरंकुशवाद का प्रतिपादन किया तो उसके पीछे को उसकी दुर्भावना नहीं थी, अपितु ब्रिटिश समाज में स्थापित जो अराजकता की स्थिति थी उस अराजकता को, अव्यवस्था को दूर करना उसका उद्देश्य था। अब हम लॉक पर आते हैं। लॉक के विचारों का भी तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, जैसा कि इसके पहले वर्णन आ चुका है। लॉक ने अपने जीवन में युद्ध देखा, सत्ता परिवर्तन देखा, गणतांत्रिक व्यवस्था का भी उसने मजा लिया और जब वह बुजुर्ग हुआ तब उसने सीमित राजतंत्र की स्थापना को अपनी आंखों से देखा। न केवल उसने देखा अपितु उस काम में भी उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो लॉक के बारे में कहा जाता है कि उसने 1688 की रक्तहीन क्रांति के औचित्य को सही सिद्ध करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह कहा कि शासन कोई भी हो उसकी अपनी सीमाएं होती है, उसकी अपनी शक्ति होती है। शासन का उद्देश्य जनता का दमन करना नहीं है अपितु व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। अब हम रूसो पर आते हैं। रूसो के जीवन में यह बात आ चुकी है कि 16 वर्ष की अवस्था में वह घर से भाग गया और अगले 20 वर्ष तक वह पेरिस की सड़कों में भागता रहा। इस 20 वर्ष की अवधि में उसने सभी प्रकार के गलत काम किए, कुकर्म किए, अनैतिक काम किए। वह आम जनता के संपर्क में आया। उस समय पेरिस के लोगों की जो स्थिति थी, जो उनकी दयनीय स्थिति थी, इन सभी चीजों को न केवल उसने देखा अपितु इन सबको भोगा भी। इसलिए रूसो के मन में यह विचार आया कि व्यक्ति के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्यों न एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जहां पर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर सके और प्राकृतिक अवस्था के स्वर्णिम दशा का उपभोग कर सके। इस उद्देश्य से उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लोगों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने और निरंकुश शासन के विरुद्ध उसने जागृत किया। रूसो के मृत्यु के 11 वर्ष के बाद फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, 1789 की राज्य क्रांति। इस राज्य क्रांति के अंतर्गत फ्रांस की जनता ने राजशाही के विरुद्ध विद्रोह किया, क्रांति की और राजशाही तथा राज परिवार के जितने भी व्यक्ति थे इन सब का कत्ले-आम किया। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। इस स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे का प्रतिपादक कौन था? वह था रूसो। यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रेय दिया जाता है इस क्रांति का तो उसमें पहला और आखिरी नाम आता है रूसो का। तो रूसो ने फ्रांस की जनता को अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के पुस्तक के माध्यम से क्रांति करने के लिए प्रेरित किया, स्वतंत्रता की व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्हें उत्साहित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस की जनता ने अपनी राजशाही और निरंकुश व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, क्रांति की और इस प्रकार से वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। भले ही रूसो की इच्छा के अनुसार सामान्य इच्छा के द्वारा शासन का संचालन या स्थापन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी फ्रांस में निरंकुश
तानाशाही की व्यवस्था का अंत हुआ और प्रजातांत्रिक सरकार की नींव पड़ी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों के विचारों ने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया, उन्हें परिवर्तित किया और उन्हें निर्देशित किया। यह है रूसो का राजनीतिक विचार, सामान्य इच्छा, सामाजिक संकल्प। आपको धन्यवाद।